हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 54 एंड वीडियो नंबर 54 के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। वैसे तो आप सब बहुत नालायक हो, किसी भी बच्चे ने कोई भी डाउट नहीं पूछा। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका कल मुझे कॉल आया था कि सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 11 अगर आपने सॉल्व किए हैं और मुझे जो लगेगा कि बच्चे को इस पॉइंट में डाउट आ सकता है, मैं वो पॉइंट आपको कराने वाला हूं। एक बार इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 11 आप कंप्लीट कर लीजिए, देन फिर हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल या मे बी परसों हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सब इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। बच्चे, हमें सिंगल कैश बुक बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश वाला कॉलम आता है, बैंक वाला कॉलम नहीं आता। अगर कैश आया है तो डेबिट में कर दो, कैश गया है तो क्रेडिट में कर दो। बैंक में चाहे पैसा आए चाहे पैसा ना आए, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। साथ ही साथ कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है उसकी भी सिंगल कॉलम में एंट्री नहीं होगी। बच्चों, अगर लगता है आप किसी एंट्री को डालने में कंफ्यूज हो तो आप पहले एक जर्नल एंट्री बना लो, उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना लो। अगर दोनों एंट्री में से कहीं भी कैश का नाम नहीं है तो वो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। अगर दोनों एंट्री में से एक भी इफेक्ट कैश का है, अगर एंट्री में कैश डेबिट है तो पास कैश बुक में डेबिट कर दो, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो एंट्री को। आई होप आप बात समझ गए हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हमें सिंपल कैश बुक बनानी है। इसका मतलब सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स, कैश का कॉलम आएगा, कैश अमाउंट। बच्चे, डेट एंड लेजर फॉलियो आप खुद डालोगे, मैं सिर्फ आपको एंट्री के डाउट ले रहा हूं। फॉर्मेट में आपको आज नहीं सिखा रहा, एक बार फॉर्मेट में रिपीट कर रहा हूं। डेट देन पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश अमाउंट। ये कॉलम है डेबिट, ये है क्रेडिट। ऊपर आपने लिख देना है कैश बुक, जिस भी पार्टी का है उस पार्टी का नाम, देन कैश बुक। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया है कंपनी में, हाँ जी आया है। किस नाम से कैश आया? इधर रिसिप्ट इधर पेमेंट। कैश आया है, डेबिट हुआ है, तो बच्चे कैपिटल के नाम से आ जाएगा 1 लाख। ठीक है ना। एंट्री क्या होती है? अगर एक बार मैं एंट्री से बताऊं, देखो ध्यान से, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है 1 लाख। कैश आया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है। ये कैश बुक मतलब कैश अकाउंट ही होता है। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 1 लाख से, नाम आ जाएगा अपोजिट। आई होप ये क्लियर है। अच्छा जी बच्चे, आप सब जानते हो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिर्फ कैश का इफेक्ट आएगा, बैंक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे बैंक में पैसे आए चाहे बैंक में पैसे जाएं, हमें कुछ नहीं करना। हां, अगर कैश का इफेक्ट है तो वो आएगा क्योंकि सिंगल कॉलम है। अब सेकेंड एंट्री देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगी। सब बच्चे बोलते हैं सर सिंगल कैश बुक बना रहे हैं हम, तो ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आनी चाहिए। अरे नालायकों, ये ट्रांजैक्शन सिंगल बुक में आएगी। सर क्यों आएगी? क्योंकि बच्चे आप इसकी एंट्री बनाओ, एक इफेक्ट इसमें कैश वाला है, तो कैश वाला इफेक्ट तो हम डालेंगे ना, बैंक वाला इफेक्ट हम नहीं डालेंगे, पर जो कैश वाला इफेक्ट है वो तो डालेंगे। तो एंट्री क्या है? ओपन द बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट कराए, तो कैश आया है या कैश गया है? कैश गया है, कैश गया तो पेमेंट इधर आ जाएगा बच्चे बैंक के नाम से।
बैंक में आया है, जो बैंक में आया है ना उसका इफेक्ट नहीं डालेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहां पे बैंक कॉलम नहीं है। क्या एंट्री थी? एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया कैश अकाउंट, कैश इन्वॉल्व है ना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कहने का मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के इफेक्ट आएंगे, बैंक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें कैश जा रहा है, पेमेंट है, तो कैश गया तो क्रेडिट हो गया बैंक के नाम से। ठीक है, बैंक में जो आया उसका कोई इफेक्ट नहीं करना हमें, क्योंकि सिंगल कॉलम है। Jan 10, जनवरी 10, इसी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जनवरी 10 की एंट्री देखो। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला तो कैश आया है, रिसिप्ट है तो डेबिट में आ जाएगा। बैंक कितना निकाला जी? 7000। तो बच्चों कहने का मतलब अगर सिंगल कॉलम में कोई भी कैश का इफेक्ट है, चाहे वो बैंक में जमा कराते हुए, निकालते हुए, किसी को पेमेंट करते हुए, रिसिप्ट करते हुए, तो वो इफेक्ट आएंगे। उनका जो बैंक वाला इफेक्ट है वो नहीं आएगा। कहने का मतलब कैश आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, उल्टे नाम से। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो। ये भी बच्चे सिंपल कैश बुक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हर्षदीप का डाउट था, उस डाउट को मैं लेने लगा हूं। चलो जी, उससे पहले तो आ जाओ अप्रैल 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, अप्रैल 2, कैश सेल। हमने कैश सेल कर दी है तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। हाँ जी, कैश सेल, जब मैं सेल करूंगा तो पैसा आएगा, रिसिप्ट हो गए, पेमेंट रिसिप्ट, तो इधर आएगी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में। कैश सेल इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। ओ माई गॉड बच्चे देखो, इन्होंने टोटल अमाउंट दे दिया 2,46,400। हमें क्या करना होता है, जब हम सेल करते हैं तो सेल का पैसा आता है प्लस GST का पैसा आता है। हमें अलग अलग लिखना होता है कितना सेल है, कितना GST है। इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है सेल, एक है GST, एक और है GST। यह है 6%, यह 6%। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%, जिसको हमने बेस माना है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसमें सेल वैल्यू भी है, GST भी है, तो हमें सेल को अलग करना है, GST को अलग करना है। यह सब हम जर्नल एंट्री में भी सीख चुके हैं। तो देखो जी, ये जो है इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 100, 6%, 6%, यानी टोटल ये 112% की वैल्यू है। ऐड कर दो इसको, टोटल 112% की वैल्यू ये है। तो हमें सेल चाहिए, सेल है 100%। तो बच्चों यूनिटरी मेथड 112% की वैल्यू है 2,46,400। 1% की वैल्यू होगी 2,46,400। 100% की वैल्यू कितनी होगी? अपॉन 112 था ना। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2,46,400 अपॉन 112 इंटू 100। तो बच्चों जब आप ऐसा करोगे तो आपकी सेल की वैल्यू आ जाएगी 2,20,000। क्या ये स्क्रीन आ रही है आपकी? हाँ जी बच्चों, समझ आया? यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, 10th तक आपने पढ़ा है। इसके अंदर है 100% प्लस 6% प्लस 6%, टोटल 112% की वैल्यू है। ये 112% की वैल्यू है दिस। हमें कितने की चाहिए? 100%। हमें सेल वैल्यू चाहिए, 1% की होगी दिस अपॉन दिस, 100% की होगी इनटू दिस। तो ये आ गई सेल। सेल की वैल्यू आ गई 2,20,000 और इसके ऊपर GST लगा दो 6%, 2 जो भी होगा वो यहां आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। देखो जी बच्चे, इसका निकालो अप्रैल 4। इसी क्वेश्चन में अप्रैल 4 सेकंड वाली, 2 अप्रैल 4। ये समझ आ गई बच्चों? ठीक है, सेल अलग, GST अलग।
क्या बोलता है, कैश सेल, हमने सेल करी, पैसा आया 1,80,000 रुपये प्लस जीएसटी, तो कितना आया सेल से, रिसिप्ट हुआ, इधर आ जाएगा रिसिप्ट में सेल 1,80,000, उसके ऊपर जीएसटी कितना आया 6%, 6%, ये हो जाएगा 10,800, 10,800 टोटल ये कैश में पैसा आया। क्या बोलता कि टोटल आया हमारे पास, ऐड कर दो, ये होगा 2,12,000, इतना होगा 2,12,000 आई थिंक, 1,600 सॉरी, ठीक है जी, 2,06,000 ना, 2,06,000 ये वैल्यू आई। चलो छोड़ो, इसका कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है, टोटल इतना पैसा कैश में आ गया, आउट ऑफ विच 2 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। एक मिनट बेटा, देखना कौन है, एक मिनट, एक सेकंड बच्चों, देखना कौन है, एक सेकंड बेटा, कौन है, कौन है, कोई भी नहीं है, रेडी है कुड़े वाली, आ जाओ, बस आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चे, कैश सेल करके इतना पैसा आया, इसमें से 2 लाख रुपए 4 तारीख को पैसा आया, ठीक है, हमने ले लिया, 7 तारीख को हमने 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो 7 तारीख को 2 लाख रुपए चले गए, कैश चला गया, इधर आ जाएगा, कहां चला गया, बैंक में 2 लाख रुपए, कैश गया तो क्रेडिट, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट, सिंगल कॉलम कैश बुक है ये। अच्छा जी, अप्रैल 21 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी 15,000 प्लस IGST। बच्चों ये उधार में ट्रांजैक्शन हुई है, कोई कैश ना गया ना आया, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी, अप्रैल 21 की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उधार है। इसमें सिर्फ हम कैश वाली ट्रांजैक्शन लिखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। इस एंट्री में आप करके देख लो, एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू यू एंड कंपनी। क्या कहीं भी कैश का नाम आया? नहीं, कैश का नाम ही नहीं आया तो एक एंट्री कैश अकाउंट में नहीं आएगी। लास्ट एंट्री देखो अप्रैल 30 की, ये एक बच्चे का डाउट भी है। अप्रैल 30 की एंट्री देखो, ये एक बच्चे का डाउट भी है। कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2,500। बच्चे बोलते हैं कि सर जो कैश आया है 4,500 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, वो कैश आया है। नहीं बच्चे, कहता कैश कलेक्टेड, हमने कैश कितना कलेक्ट किया है, कैश कलेक्टेड 45,000, इतना कैश आया है और डिस्काउंट कितना है 2,500, यानी टोटल हमने एक पार्टी से 47,500 लेने थे, 47,500 चार्ज करने थे, जिसमें से 4,500 कैश रिसीव हो गया और 2,500 डिस्काउंट है। इतने लेने थे, डिस्काउंट हो गया 2,500, तो रिसीव कितने हुए 45,000। तो रिसीव हुए हैं बच्चे 45,000, तो यहां पे आएगा 45,000। जर्नल एंट्री में भी किया है आपने, डायरेक्ट लिख दिया कैश कलेक्टेड, इतना तो कैश कलेक्ट किया है भैया, डिस्काउंट उससे अलग है, तो डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, जितना कैश आया वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप सब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेटा, इसके अंदर कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम, बोथ दोनों है इसके अंदर। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर 2 कॉलम कैश बुक बनानी है हमें।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर। तो बच्चे पर्टिकुलर कैश का कॉलम भी बनाना है और बैंक का कॉलम भी। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। देखो बच्चों यहां पे है, यहां पे कैश का कॉलम भी है, एक बैंक का कॉलम भी है। कैश रिसीव हुआ तो डेबिट, बैंक में पैसा आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट। अब यहां पे कैश की ट्रांजैक्शन भी आएंगी, बैंक की ट्रांजैक्शन भी आएगी। पहली ट्रांजैक्शन देखो, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक, ये दोनों बच्चे ओपनिंग बैलेंस होते हैं। कैश भी हमारी एसेट है, बैंक भी हमारी एसेट है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट में। तो पहली एंट्री करनी है आपने ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश में डाल दो, बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक में डाल दो। उसके बाद मार्च 5 की एंट्री, डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में जमा कराया, तो बैंक में आया है, बैंक में रिसीव हुआ है, बैंक में रिसिप्ट, बैंक में आ गया 5000, बैंक में आ गया, कैश चला गया, कैश चला गया 5000। देखो जी जब मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो बैंक में तो आ जाएगा, बैंक में रिसीव, जो भी बैंक में पैसा आएगा इधर कैश चला गया, कैश चला गया तो इधर। अगर ये होता सिंगल कॉलम तो कैश जाता, बैंक वाली ट्रांजैक्शन ना आती, पर ये डबल कॉलम है तो बैंक में भी शो करना है, कैश में भी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, यहां पे लग जाएगा सी लेजर फॉलियो में। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे दोनों इफेक्ट कैश या बैंक में हो। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, कैश निकाला, कैश आ गया, कैश आ गया, डेबिट हो जाएगा कितना, 10 अप्रैल की एंट्री है बच्चे, 10 मार्च की, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश आ गया कितना 2000, बैंक से पैसा चला गया, बैंक से पेमेंट हो गई 2000। फिर वही बात, मार्च 12 रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, दामिनी से कितना कैश आया 3000, अलाउड हर डिस्काउंट 100, हमने 100 का डिस्काउंट दिया, 3000 रिसीव किए, तो टोटल हमने उससे 3100 लेने थे, उसमें से 3000 आ गए तो कैश आ गया, कैश में आ जाएगा 3000 रिसीव, 100 कुछ नहीं करना। ऐसे ही रिसीव्ड चेक, अब की बार बैंक में आया पैसा कितना 2000, तो बैंक में आ जाएगा 2000, जितना रिसीव है उतना आएगा, डिस्काउंट अलग से है। अच्छा जी बच्चे, मार्च 18 और मार्च 23 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, मेन आपको यही सिखानी थी आज, इसको ध्यान से समझेंगे। मार्च 18 देखो बच्चे, आप सबको एक जर्नल एंट्री में कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है फिर तो ये पॉइंट मुझे कराने की नीड भी नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें याद कराना पड़ता है, तो वो जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको याद कराता हूं। आप सब जानते हो बच्चों, हमारी 2 तरह की ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, चेक रिसीव्ड, 1 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ फ्रॉम राम 10,000 एंड डिपॉजिट सेम डे, एंड डिपॉजिट सेम डे। तो बच्चे एक है दूसरी, 2 अप्रैल को चेक आया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000, और बैंक में हमने जमा कब कराया 5 अप्रैल, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक विच इज रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। पहली ट्रांजैक्शन देखो, जब चेक राम से रिसीव हुआ सेम डे बैंक में जमा करा दिया, 1 अप्रैल को राम से चेक लिया और 1 अप्रैल को ही बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो बैंक में पैसा कब आ जाएगा 1 अप्रैल, सेम डे, तो सेम डे बैंक में पैसा आ गया। एंट्री क्या बनती है इसकी सेम डे वाले की, बैंक अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल को,
टू राम 10,000। क्यों? 1 अप्रैल को पैसा चेक आया, 1 अप्रैल को जमा, तो 1 अप्रैल को ही बैंक में पैसा आ गया, तो इसकी एंट्री तो जाएगी कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 अप्रैल को राम के नाम से 10,000। ये सिंपल है, ये आप कर रहे हो। मेन जो मुझे सिखानी है वो है ये, जो अब एंट्री सिखानी है ये ध्यान से समझो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमें राम से चेक मिला 10,000 का 2 अप्रैल को, मैं एक कंपनी हूं, 2 अप्रैल को चेक आया, बच्चे मैंने बैंक में जमा कराया 5 अप्रैल को, तो बैंक में पैसे 2 अप्रैल को आएंगे या 5 अप्रैल को? ऑब्वियसली जिस दिन बैंक में चेक जाएगा उस दिन बैंक में पैसे आएंगे, 2 अप्रैल को बैंक में पैसे नहीं आएंगे, तो 2 अप्रैल को बैंक कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। एंट्री समझते हैं, क्या एंट्री होती है? जब चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता, हम करते हैं 2 अप्रैल को एंट्री, चेक रिसीव्ड नहीं, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। फिर जब मैं इसको बैंक में जमा करा दूंगा नेक्स्ट डे, फिर 5 अप्रैल को एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू चेक इन हैंड, चेक चला गया 10,000। तो बच्चों पहली एंट्री है चेक टू राम, फिर है बैंक टू चेक इन हैंड। पहली एंट्री में बैंक का नाम नहीं है ना कैश का नाम, ये एंट्री कैश बुक बैंक बुक में नहीं आएगी। हाँ 5 अप्रैल को एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से, नाम क्या जाएगा? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। आई होप ये एंट्री आपको समझ आई है। तो बच्चे देखो, मार्च को रिसीव्ड चेक, एक चेक आया जो पोस्ट डेटेड था, पोस्ट डेटेड चेक हम सेम डे को बैंक में नहीं जमा करा सकते। 5,000 का चेक आया 18 मार्च को, तो 18 मार्च को चेक आया सिर्फ, अभी वो बैंक में नहीं जमा हुआ। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है। चेक डिपॉजिट कब हुआ? चेक डिपॉजिट हुआ 23 मार्च को, तो बैंक में पैसा 18 मार्च को नहीं आएगा, 23 मार्च को आएगा। तो 18 मार्च को एंट्री आएगी चेक इन हैंड टू राम, ये बैंक का नाम नहीं आया। 23 मार्च को एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बच्चे 23 मार्च को आ जाएगा आपका, 23 मार्च को चेक इन हैंड के नाम से आ जाएगा 5,000 डेबिट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। उसके बाद वही विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 27 मार्च, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया ड्रॉइंग करने के लिए, तो बैंक से निकल गया, तो बैंक से निकल गया, बैंक से हो जाएगा क्रेडिट। 28 मार्च सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार की एंट्री है, इसमें नहीं आएगी। अच्छा जी, 31 मार्च रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अशोक, अशोक से चेक आया और सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो 31 मार्च को ही पैसे आ जाएंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक। यहां पर चेक इन हैंड का नाम नहीं आएगा। चेक इन हैंड का नाम वहीं आता है जहां सेम डे डिपॉजिट नहीं होती। अगर सेम डे डिपॉजिट है तो पार्टी का नाम, इसको लिख लो, लर्न कर लो कि चेक इन हैंड तब आएगा जब सेम डे डिपॉजिट नहीं होगा, अगर सेम डे डिपॉजिट है तो पार्टी का नाम आएगा। अच्छा जी, फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अप्रैल 15 की 2 एंट्रीज हैं, दोनों रीड करो, मैं कराता हूं। अप्रैल 15 की 2 एंट्रीज, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अप्रैल 15 बच्चे जल्दी से देखो, फटाफट देखो जी। रिसीव्ड फ्रॉम नरेश अ डेटर, 15 अप्रैल को नरेश ने हमें 6,000 रुपए कैश दिए, 10,000 रुपए बैंक में चेक के थ्रू दिए। तो 15 अप्रैल को नरेश ने कैश कितना दिया? 6,000, चेक 6,000 कैश आ गया, 10,000 बैंक में आ गई नरेश। समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो सेम डे ही 10,000 रुपए आगे बैंक में, नरेश से 6,000 रुपए कैश। और आगे क्या बोला उसने? बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता
जो रमेश से कैश आया, जो रमेश से चेक आया, वो दोनों हमने बैंक में जमा करा दिए। तो चेक बैंक में जमा होगा, बैंक में पैसे आ गए। अब जो ये कैश आया था ना, ये भी हमने बैंक में जमा करा दिया। तो हमारे पास से कैश चला जाएगा 15 अप्रैल को, बैंक में आ जाएगा 6000 15 अप्रैल को। समझ आया बच्चों? क्या कहता है, जो ये कैश था ये हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कैश चला गया और बैंक में आ गया। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपकी बुक में क्या किया है, 6000 पहले डेबिट किया, हमने 6000 क्रेडिट किया, उन्होंने 6000 का इफेक्ट ही नहीं किया, इफेक्ट जीरो किया ना। चाहे आप इसको ऐसे डेबिट कर दो 16000 से, या ऐसे कर दो। बच्चों मैं होता तो मैं ऐसे करता कि पहले कैश आया, चेक आया 6000 10000, फिर ये कैश बैंक में जमा कर दिया, कैश चला गया, बैंक में आ गया 16000। अलाउड हिम 1000 डिस्काउंट, ये अलग से डिस्काउंट है, इसका कुछ नहीं करना, आप जानते ही हो, क्योंकि रिसीव हमें इतना ही हुआ है। यानी टोटल हमने 17000 लेने थे, 16000 आ गए, एक डिस्काउंट हो गया। उसके बाद अप्रैल 15 की एक और एंट्री है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 16000, बैंक से 16000 निकाले, तो कैश आ गया 16000, कैश अकाउंट डेबिट 16000, बैंक से निकल गया 16000, सॉरी बैंक से निकल गया 16000। ये है एंट्रीज। एक्चुअली बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, दोनों एंट्रीज 15 अप्रैल की हैं, दोनों एंट्रीज 16000 की हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने अलग एंट्री कर दी। पहले 15 अप्रैल की है ये एंट्री, आप लोग बुक से कंफ्यूज मत होना। 6000 आए, चेक आया, चेक तो बैंक में आ गया, और जो 6000 कैश आया था बाद में ये भी बैंक में चला गया, कैश से माइनस हो गया, बैंक में आ गया। और ये सिंपल है 16000, बैंक से पैसा निकाला, कैश आ गया, बैंक से चला गया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो बच्चे, देखो इसमें एक ही पॉइंट है, मैं हल्का सा पाता हूं आपको। कहता परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, हमने अमृत से परचेज की 13000 की, उसके ऊपर जीएसटी लगा 6%, तो अमृत से कितना पैसा लिया, परचेज की 13000 की, उसके ऊपर जीएसटी है 780। ठीक, बच्चों टोटल हमने अमृत को इतना पैसा देना था, टोटल कितना पैसा देना है हमने, 14560, सॉरी हमने अमृत से परचेज की 13780, टोटल 14560 रुपीज ये देने हैं। पर हमने दिए कितने, हमने उसको सेटलमेंट कर ली 14000 में, यानी 560 का आ गया डिस्काउंट। तो बच्चों हमारा कैश कितना गया, हमारा कैश गया 14000 कैश चला गया। तो आप क्या करो, आप इसको डायरेक्ट लिख दो, पेमेंट में लिख दो 14000, यहां लिख देना परचेज इंक्लूडिंग जीएसटी, बस। क्यों बच्चे, आप अलग अलग कैसे करोगे, कैसे बताओगे कितना डिस्काउंट इसके ऊपर है, कितना डिस्काउंट इसके ऊपर है, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। टोटल हमने देने थे 14560, 14560, हमने पे कितने किए 14000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कुछ अलग मत करो डिस्काउंट, सीधा लिखो परचेज इंक्लूडिंग जीएसटी 14000, बस डायरेक्ट एंट्री। अच्छा, अगर किसी बच्चे को डिस्काउंट अलग से शो करना है तो क्या करो आप, फिर आप टोटल मत शो करो, आप सिर्फ परचेज से एडजस्ट करो। परचेज है 13000 की, इसमें डिस्काउंट लगा दो, बाकी ये पूरा पूरा पे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। या तो डायरेक्ट कर दो 14000, या फिर ऐसे करो परचेज अगर अलग अलग करना है जीएसटी पूरा दे दो 780, परचेज के 13000 देने थे, 560 डिस्काउंट है, तो 13000 माइनस 560 ये परचेज की पेमेंट हो जाएगी। अलग अलग करना है तो ऐसे हो जाएगा, पर मैं कहूंगा अलग अलग मत करो, आप डायरेक्ट एक ही कर दो, परचेज इंक्लूडिंग जीएसटी 14000, खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पॉइंट नंबर 1, कैश इन हैंड, कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश एक एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा यहां पे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखो बच्चे बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटी का बैलेंस है ये,
तो बच्चों लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी में जाएगा, यहां पे ओपनिंग बैलेंस यहां पे बैंक में। और अगर कैश एट बैंक होता तो डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी आप जानते हो, इसलिए उसका क्रेडिट में जाएगा बैलेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 8, अप्रैल 12 अप्रैल, नेक्स्ट पेज पे है टॉप एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6000। वेद से हमने कितने लिए बच्चे? 6000, हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वेद से 6000 आए तो कैश आया 6000, कैश में आ जाएगा 6000, हाफ यानी कि 3000 हमने बैंक में जमा करा दिए, तो 3000 कैश चला गया और बैंक में आ गया, ऐड हो गया, ये काउंटर एंट्री बन जाएगी। ये भी हो गया। ऐसे ही लास्ट पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 11, अप्रैल 25 है ये, अप्रैल 25 सोल गुड्स। बच्चों आप टोटल अमाउंट निकालो, सेल कितना है, जीएसटी ऐड कर दो, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट माइनस करके डायरेक्ट जो अमाउंट होगा टोटल का टोटल अमाउंट यहां लिख देना, जैसे परचेज का किया था। आज की क्लास में इतना ही। इलस्ट्रेशन 1 to 11 मैं सारे डाउट ले चुका हूं, इसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट हो कॉल या मैसेज करना, कल हम इसको आगे करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।